तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है, मैं लो ये चालू है, मतलब ऑपरेशन चालू है। हाँ, वो वाला क्वेश्चन मैंने पढ़ाने के बाद ना, क्वेश्चन जब इसके चालू होंगे उस क्वेश्चन में हम वो क्वेश्चन करेंगे। तो वो क्वेश्चन आज जो मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं उसके बेसिस पे बनेगा, अभी आपको नहीं आएगा। जब अभी मैं ये थ्योरी पढ़ा दूंगा आज की, उसके बाद वो क्वेश्चन आएगा तो मैं मांगूंगा ना, खुद ही मांगूंगा। तो आज हमें पढ़ना है रिजॉल्विंग द वेक्टर, रिजॉल्विंग द वेक्टर, या इसी को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर नोटेशन। जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप वेक्टर का पहला पेज निकालिए और वहां पे यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़िए। क्या लिखा है हमने यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और अगर हमें यूनिट वेक्टर मिलाना है तो क्या करना पड़ता है, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, हमें बनता है यूनिट वेक्टर, बराबर। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। तो रिजॉल्विंग वेक्टर को रिजॉल्व करना मतलब क्या करना, उसके कंपोनेंट्स लिखना। कंपोनेंट्स मतलब क्या, जैसे अभी मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर से शुरुआत करता हूं, एक 2D वेक्टर, 2 डायमेंशनल वेक्टर जो प्लेन में बनाया हुआ है। सपोज मेरे पास एक वेक्टर है, ये एक्सेस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और यहां पे मेरे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए। तो इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ बताना और वाई डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ बताना, मतलब उसके कंपोनेंट्स बताना, या उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिजॉल्विंग द वेक्टर। तो एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव लेंथ का मतलब क्या, तो अगर मैंने ऊपर से इसको प्रोजेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट करने के बाद ये यहां पे आएगा। आप इसको ऐसा भी समझिए कि अगर मैंने ऊपर से लाइट लगाया तो इस वेक्टर की शैडो एक्स एक्सिस पे क्या आएगी, तो इतने लेंथ की शैडो आएगी। तो ये हो गया इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको मैं नाम दे देता हूं ए एक्स। तो ये वेक्टर ए की इफेक्टिव लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस है। अब मुझे वाई एक्सिस पे अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करता हूं तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में इसकी लेंथ रहेगी इतनी, ए वाई, करेक्ट है। तब वेक्टर ए को कैसे लिखा जा सकता है, बाय पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर ए को लिख सकते हो, वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। तो ऐसा एक्स के ऊपर बार देने से अच्छा एक नया मेथड फिजिक्स वालों ने ढूंढ लिया। एक्स डायरेक्शन के लिए एक यूनिट वेक्टर ही डिफाइन करके रख दिया। तो यूनिट वेक्टर के ऊपर हमेशा कैप लगी होती है, हमने लिखा है सिंबल में, यूनिट वेक्टर में अगर ऐसा बार लिखा है तो यूनिट वेक्टर नहीं है, बट ऐसा अगर कैप लगा है तो इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या कर लिया कि तीनों एक्सिस के लिए पहले ही एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करके रख दिया, आई कैप। क्या कहा मैंने, आई। अगर आई आ रहा है तो आई आ रहा है मतलब ये आई एक्स डायरेक्शन को डिनोट करता है, जे आ रहा है मतलब वो वाई डायरेक्शन को डिनोट करता है, और के आ रहा है तो वो जे डायरेक्शन को डिनोट करता है। मतलब आई कैप ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स डायरेक्शन, जे कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई डायरेक्शन, और के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग जे डायरेक्शन, बराबर। तो इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। इसमें से मैग्नीट्यूड अलग निकाला, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए एक्स, और ये एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट के साथ यहां पे लिखा जाता है आई कैप। मैग्नीट्यूड इसमें से अलग निकाला, मैग्नीट्यूड है ए वाई, और डायरेक्शन अलग निकाली, तो वो कौन से डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में, इसलिए इसको लिखा जाएगा जे कैप। तो अभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये नया तरीका आप सीख लिए, ये नया तरीका होता है। तो अभी वेक्टर ऐसे लिखा रहेगा, जैसे आपको लिखा रहेगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप न्यूटन। इसका मतलब न्यूटन लिखा है मतलब फोर्स है, 3 आई कैप लिखा है मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स का कितना कंपोनेंट है, 3, वाई डायरेक्शन में कितना है, 4। ये वहां से हमें समझता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जिसको आप एक तो ऐसे लिख सकते हो या सिंपली क्या लिख सकते हो, सिंपली ए लिख सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, ये होता है रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब बोलो सर ये कहां से आया, कैसे नहीं आया, पाइथागोरस थ्योरम था। ये ए वाई है मतलब इसकी भी लेंथ ए वाई है और ये ए एक्स है, तो एक साइड ए एक्स है दूसरी साइड ए वाई है। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। तो अगर आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप और 4j कैप, आपको पूछा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, क्या लिखोगे 5, क्योंकि वो क्या हो जाएगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 25, तो 5 आ जाएगा। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाएगा। अगर आपको कंपोनेंट्स लिखने हैं, मतलब ये एक्स क्या होगा और ए वाई क्या होगा, तो इस फ्रॉम फिगर समझो वेक्टर ए ने थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ, तो फ्रॉम फिगर cos थीटा मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट क्या है थीटा के लिए, एक्स, ये वाला ट्रायंगल देखो है ना ट्रायंगल, cos थीटा मतलब एडजेसेंट है ए एक्स, हाइपोटेनस ए हो गया, इसका मतलब ए एक्स क्या हुआ, ए cos थीटा। कभी आपको वेक्टर के कंपोनेंट लिखने हैं तो ए एक्स हो गया ए cos थीटा, और इधर एंड साइन थीटा क्या होगा, डायग्राम देख के बोलो, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट कितना ए वाई, हाइपोटेनस ए, तो ए वाई क्या हुआ ए साइन थीटा, मतलब वाई कंपोनेंट क्या हुआ ए साइन थीटा। यहां पे बच्चे एक गलती करते हैं, बच्चे ऐसा याद करते हैं कि एक्स हमेशा ए कॉस थीटा होगा और ए वाई हमेशा ए साइन थीटा होगा, ऐसा याद करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे मैंने एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा लिया था, इसलिए एडजेसेंट पे कॉस गया और अपोजिट पे साइन आया, क्योंकि साइन के फॉर्मूले में अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस के फॉर्मूले में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो क्योंकि इस थीटा के लिए एक्स एडजेसेंट साइड थी इसलिए यहां पे कॉस आया, और ए वाई अपोजिट साइड थी इसलिए यहां पे साइन आया। तो कभी भी ऐसा मत याद कीजिए, याद यही रखिए कि एडजेसेंट पे कॉस और अपोजिट पे साइन। तो थीटा कौन सा दिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कॉस और साइन। अगर क्वेश्चन में आपके थीटा वर्टिकल के साथ का दिया है तो, या वाई एक्सिस के साथ का दिया है तो, अभी मेरा ए वाई है क्योंकि ए वाई एडजेसेंट है इसके लिए, तो ए वाई में ए कॉस थीटा होगा, और ये वाली साइड मतलब ए एक्स, क्योंकि अगर ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगी, तो अभी इस थीटा के लिए ए एक्स अपोजिट साइड है, तो अब ये ए एक्स में ए साइन थीटा होगा। तो ऐसा कभी भी याद मत कीजिए कि एक्स की तरफ कॉस वाई की तरफ साइन, ये गलती कभी मत करना। मेरी एक स्टूडेंट ने यही गलती की फाइनल एग्जाम में, क्वेश्चन बराबर से पढ़ा नहीं, अभी जीएमसी में, जीएमसी गोंदिया से कर रही है, बट थर्ड राउंड में एमबीबीएस मिला था बेटा जीएमसी गोंदिया, वो टॉपर आनी चाहिए थी बच्ची हमारी इस साल की, 2022 की या 22 की स्टूडेंट है वंशिका, वो टॉपर आनी चाहिए थी। इतनी छोटी छोटी गलतियां क्वेश्चन में बोला गया था, वो प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ का एंगल दिया है 30 डिग्री, ये वेलोसिटी है इनिशियल, वर्टिकल के साथ का एंगल 30 डिग्री दिया है, आदत से मजबूर है एक्स एक्सिस पे कॉस वाई एक्सिस पे साइन, उसने इसका क्या किया u दिया था 50, तो उसने x कंपोनेंट लिख दिया आदत के हिसाब से ux का मतलब u cos 30 लिख दिया, जैसे x a cos थीटा, तो उसने वैसे ही ux इज इक्वल टू u cos 30 लिखा, u cos 30 उसने लिखा √3u/2, गलत हो गया क्योंकि अभी इधर cos आना चाहिए था क्या, नहीं, ये 30 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी थी y, तो यहां पे y की तरफ cos जाना चाहिए था और x की तरफ साइन आना चाहिए था, इनिशियल वैल्यूज भी गलत हो गई। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया, यूएक्स यूआई लगा के, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था, जो आंसर आया वो आंसर ऑप्शन में था। एग्जामिनर को मालूम है बच्चे ऐसे गलती करने वाले हैं, और ऐसी गलती अगर करे तो उनके लिए क्या आंसर आएगा उनको ये भी मालूम है,
जब क्वेश्चन कोई फ्रेम करता है तो भी वो गलत तरीके से सॉल्व करके देखता है, और वो गलत तरीके से सॉल्व किया तो कहां पे पहुंचता है बच्चा, वो आंसर वो जानबूझ के ऑप्शन में लगता है, और फिर आप रोते हो निगेटिव बहुत हो गए। वो क्यों निगेटिव? गलतियां करोगे तो निगेटिव हो गए ना, बराबर कि नहीं? तो इसलिए वो निगेटिव हो गया था। देखो आखिरी के थर्ड राउंड में ऐसा था, लगता कि नहीं लगता, लगता कि नहीं लगता। फर्स्ट राउंड में लता मंगेशकर मिला, सेकंड राउंड में ओपन कैटेगरी थी, सेकंड राउंड में कुछ भी शिफ्ट नहीं, लता मंगेशकर सेम, 14 लाख फी, 4.5 साल की, 60-70 लाख। अगर गवर्नमेंट नहीं मिला होता, एक क्वेश्चन उसका बेटा 60 लाख का हुआ होता। समझ रहे हो एक क्वेश्चन की वैल्यू? क्योंकि जीएमसी गोंदिया में अभी एडमिशन कितने में होगा? 4 साल का एमबीबीएस लाख रुपए में हो जाता है, और एक क्वेश्चन अगर इसका ये सही हो गया होता, समझो गलती से उसको नहीं मिलती, तो ये क्वेश्चन इसको कितना करता? क्योंकि इस एक क्वेश्चन की वजह से उसका जीएमसी गया। तो एक क्वेश्चन की कीमत समझ में आई? एक क्वेश्चन की कीमत कभी कभार 60-70 लाख भी हो सकती है। आई क्या बात समझ में? इतने उसको तो करना था लता मंगेशकर से, पेरेंट्स डॉक्टर थे, 60-70 लाख वो दे सकते थे। बट अगर कोई घर से उतना साउंड नहीं है, किसान का बेटा है, या बहुत ही कॉमन फैमिली है, 60-70 लाख बहुत मायने रखते हैं, मेरे जैसा है, नॉर्मल है, ज्यादा पैसे वाला आदमी नहीं है, 60-70 लाख मुझे बहुत मायने रखते हैं। अगर मेरे पास होते तो मेरा खुद का घर होता नागपुर में, मैं क्या को किराए से रहता, खुद के घर में रहता। तो इसकी कीमत, एक एक क्वेश्चन की कीमत इतनी ज्यादा कीमत हो सकती है, ये को भी ध्यान रखना है, बराबर। और इसलिए ये ऐसा कभी याद नहीं करना कि x के साथ cos, y के साथ sin, ऐसा कभी नहीं याद करना। क्या करना? जिसके साथ का एंगल उसके साथ cos। अगर एंगल x एक्सिस के साथ है तो उधर cos, y एक्सिस के साथ है तो उधर cos। तो ये लाइन हिंदी में बोलिए जानबूझ के, एडजेसेंट पे cos, ये रूल होता है, बराबर। तो अगर आपको हिंदी में याद रखना है तो क्या रखोगे? जिसके साथ का एंगल उसके साथ cos, तो दूसरा जो बचा हुआ रहेगा उसके तरफ साइन रहेगा। तो अभी वेक्टर ऐसा लिखना सीखा, उसके कंपोनेंट निकालना सीखा। अगर कभी ऐसा वेक्टर दिया है और उसके कंपोनेंट लिखो, ऐसा अगर बोला है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पे और क्या क्वेश्चन आ सकती है? और ये क्वेश्चन आ सकती है, कभी कभार पूछते हैं एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ का एंगल क्या होगा? तो ये यही से बनेगा, वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। मतलब आपको कभी एंगल मेड विथ एक्स एक्सिस निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय ए भी लिखना पड़ सकता है। जैसे मैंने आपको एक वेक्टर दिया, मैंने बोला ये मेरा फोर्स है 12 आई कैप प्लस 13 जे कैप, इसका एंगल कितना है एक्स एक्सिस के साथ। ये क्वेश्चन आपको मैंने पूछा तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स तो दिख रहा है, ए वाई निकालना पड़ेगा। ए कैसे निकलेगा? ऐसे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से ए निकलेगा, कॉस इनवर्स निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, बराबर। बट इससे भी एक और आसान फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सा आसान फॉर्मूला बन सकता है? कॉस थीटा इक्वल लेना भैया, tan थीटा लिया तो नहीं चलेगा क्या? tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये tan थीटा मतलब ए वाई बाय एक्स हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ए वाई बाय एक्स होगा। अब मेरे लिए ज्यादा आसानी है। क्यों आसानी है? ये देखो मेरे पास ए वाई भी है, ए एक्स भी है, तो मैं डायरेक्टली tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13/12, मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो कॉस के टर्म्स में फॉर्मूला बोलने से अच्छा है tan में बोलूं तो जल्दी आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? अभी मैं आज का क्वेश्चन देने वाला हूं। एक क्वेश्चन दे सकता हूं कि एक वेक्टर दिया हुआ है, उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखिए।
यूनिट वेक्टर नोटेशन में उसको एक्सप्रेस कीजिए। तभी बोलूंगा एक वेक्टर दिया है, मतलब यूनिट वेक्टर नोटेशन में एक्सप्रेस करो तो यही करना पड़ेगा आपको, एक्स ए वाई निकालना पड़ेगा, ए कैप जे कैप लगाना पड़ेगा। कभी वेक्टर दे दूंगा, बोलूंगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका एंगल क्या है एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे क्वेश्चन भी दूंगा। ये हो गए 2 डायमेंशनल वेक्टर। वैसे ही आता है 3 डायमेंशनल वेक्टर। अभी एक चींटी अगर इस बोर्ड पे चल रही थी तो उसका मोशन 2 डायमेंशनल है। इस बोर्ड पे अगर एक चींटी चल रही होती तो आपको चींटी के कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है, एक्स और वाई। बट अभी वो चींटी नहीं है, फ्लाई है, जो अभी थोड़ी देर पहले आई थी। फ्लाई उड़ रही है, फ्लाई का लोकेशन अगर आपको बताना है तो क्या 2 कोऑर्डिनेट सफिशिएंट है? आपको उसको तीनों कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स जब बताने पड़ेंगे तो उस वक्त जो वेक्टर बनेगा वो कौन सा वेक्टर रहेगा? 3 डायमेंशनल वेक्टर रहेगा। जैसे मैं यहां पे एक क्यूब बना लेता हूं या क्यूबॉइड बना लेता हूं। थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाने के लिए क्यूबॉइड एक अच्छा चॉइस है। एक मैंने क्यूबॉइड बना लिया और इस क्यूबॉइड के सपोज ये एक्स एक्सिस है, वो जो कोना है वो ओरिजिन लिया मैंने, ये अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और अगर फ्लाई यहां पे है, ये कोने में, यहां पे कोने में जाके फ्लाई, वो फ्लाई आती है इसलिए है, वो जो अभी आया था भूंगा बोलते हैं उसको, वो मिट्टी का घर बनाता है, कभी आपने देखा होगा, वहां पे एक कोने में बना लेता है, तो कोने वगैरह ढूंढते रहते हैं। इस कोने में फ्लाई बैठा है। अब उसकी पोजीशन अगर आपको बतानी है तो पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आपको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये वेक्टर 3 डायमेंशनल वेक्टर है। इसका एक्स एक्सिस की तरफ भी कंपोनेंट आएगा, ये रहेगा उसका, जो ये डॉटेड लाइन है यहां तक, ये रहेगा उसका एक्स कंपोनेंट, जिसको हम ए एक्स लिख देते हैं, ये येलो कलर से कर दिया मैंने, ये उसका एक्स कंपोनेंट है। ये वाला जो है ये यहां तक, ये वाई है, ये यहां तक ही होगा, और ये यहां तक ये जेड होगा। तो ऐसे 3 डायमेंशनल वेक्टर को आप लिख सकते हो ए बार इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में कितना उसका इफेक्टिव लेंथ है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। बस एक चीज एडिशनल यहां पे बढ़ गई, ए जेड के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड वैसे ही लिखा जाएगा जैसे अभी आपने 2 डायमेंशन में लिखा था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर लिखा था। 3 डायमेंशन में आपको इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बस यहां पे एक्सटेंड होगा, मतलब अगर आपको कोई वेक्टर दिया है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप, ऐसा कुछ दिया है, तो ए एक्स 2 था, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप कहा था मैंने, मतलब ये 3 का स्क्वायर, और माइनस के कैप कहा था, माइनस मतलब यहाँ पे 1 -1, सबका करके आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। यहां पे सपोज इस वेक्टर ने एक्स के साथ बनाया हुआ एंगल अल्फा है, वाई के साथ बनाया हुआ एंगल बीटा है, और जेड के साथ बनाया हुआ एंगल गामा, ऐसा एंगल है। तो ये अल्फा बीटा गामा भी लिखे जा सकते हैं। तो कैसे लिखे जाते हैं? तो एंगल मेड बाय ए बार विथ एक्स एक्सिस, जिसको आप कहते हो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू, मुझे देखना पड़ेगा कि बाहर तो नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, यही फॉर्मूला रहता है। ये फॉर्मूला मुझे काम में नहीं था, पर मैं जानबूझ के यहां पे लिखा क्योंकि इसमें ये ज्यादा आसान था, बट फिर भी मैंने ये लिखा था ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए लिखा था, तो सेम फॉर्मूला वहां पे आता है, अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए। वैसे एंगल मेड बाय ए बार विथ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के साथ का एंगल को क्या बोलते हो? बीटा बोलते हो। तो जब आपको बीटा लिखना होता है तो कॉस इनवर्स ऑफ ए वाई बाय ए, और अगर आपको गामा लिखना है, मतलब एंगल मेड बाय
ए बार विथ जेड एक्सिस के साथ का एंगल क्या बोलते हैं, गामा। तो गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए जेड बाय ए। ऐसा ये होता है 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब हमें कुछ चीजें नोट करनी है। पहली नोट, अगर मैं इस कॉस इनवर्स को इस तरफ लाया तो ये कॉस अल्फा होगा, ये कॉस बीटा होगा और ये कॉस गामा होगा। तो अगर इनका मैं स्क्वेयरिंग करके एडिशन करता हूं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमेशा 1 होता है। आप करके देख सकते हो कैसे। कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय ए, कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई बाय ए, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाय ए। आप स्क्वायर कर रहे हो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तो ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एडिशन करना है तो डिनोमिनेटर ए स्क्वायर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा। तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा बोलो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ए स्क्वायर। बट यहां पे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ऊपर भी ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी ए स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है, डायरेक्शन कोसाइन की एडिशन हमेशा 1 होती है। अगर इसके जगह साइन स्क्वायर होता, साइन स्क्वायर अगर होता तो उसकी एडिशन 2 होती है। इसको भी आप ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हो। बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में कॉस स्क्वायर अल्फा को मैंने बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। यहां पे 1 माइनस, यहां पे 1 माइनस, यहां पे 1 माइनस, तीनों जगह के 1 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 बराबर। इधर वाला 1 इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 1 क्या बचेगा, 2 बचेगा। और यहां पे जो माइनस साइन स्क्वायर था, माइनस साइन स्क्वायर उधर जाके वो प्लस हो जाएंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हमेशा क्या होता है, 2 होता है। समझा, एक नोट हो गई। दूसरी नोट, अगर समझो पॉइंट ए है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, और ये पॉइंट ए से एक वेक्टर बनाया है पॉइंट बी के तरफ, और बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2 z2। तो अब इस वेक्टर ए बी को कैसे लिखा जाएगा, तो वेक्टर ए बी को लिखने का तरीका है, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है, बट आपको दिख रहा है ये कि ज्यादा नीचे होगा, दिख रहा है, मतलब आपका वेक्टर x1 y1 z1 से शुरू होकर, मैं इधर दोबारा रिपीट कर देता हूं लगे तो x1 y1 z1 से शुरू होकर मैंने ऐसे बोला था, x1 y1 z1, यहां से वेक्टर अगर x2 y2 और z2 वहां तक जा रहा है तो आपका वेक्टर, इसको लिखने का स्टाइल क्या होता है, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से वेक्टर को लिखा जाता है। अब इस वेक्टर का लेंथ क्या होगा, इस वेक्टर का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबने 10th में पढ़ा है। अगर ये 2 पॉइंट्स थे, मैंने मिटाना नहीं चाहिए था, ये x1 y1 z1 से शुरू हुआ, x2 y2 z2 पे खत्म हुआ। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको 10th में पढ़ाया गया है, कितना, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला है,
ऑब्वियस है ना यार। आप यहाँ पे ये वेक्टर ए बी लिखा, तो वेक्टर ए बी का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस ही होगा दो पॉइंट के बीच का। तो इसलिए देखो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आया, वही डिस्टेंस फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा है। तो पहले हम यहां तक लिख लेते हैं और ये लिखने के बाद फिर मैं आगे एक और नोट मेरी बाकी है, तो जैसा मैंने लिखा है वैसा लिख लीजिए। तो तीसरी नोट है, तीसरी नोट का टाइटल दीजिए नोट नंबर 3। दो नोट आपने लिख लिए। तीसरी नोट, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शन। तीसरी नोट, यूनिट वेक्टर फॉर डायरेक्शंस। जैसे अगर आप कोई भी मैप देखते हो, मैप में ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ। ये मैप में नॉर्थ ऊपर, नीचे कौन सी होती है, साउथ। लेफ्ट में वेस्ट। तो डोंट से आए, ऑलवेज से वही। ये चार डायरेक्शन हो गए। ईस्ट को हम एक्स एक्सिस जैसा ट्रीट करते हैं और ईस्ट के तरफ जो आने वाला यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप लिख देते हैं, और नॉर्थ को हम वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं, इसको जे कैप लिखते हैं। तो अगर ऊपर जे कैप हुआ तो नीचे माइनस जे, और यहां पे उधर आया हुआ तो इधर माइनस आए। बट ये चार डायरेक्शन से बात नहीं बनेगी, और चार डायरेक्शन बीच में भी होते हैं। अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट, हिंदी मराठी में ईशान्य, ईश्वराची जागा ईशान्य। मतलब घर के दरवाजे वास्तु के हिसाब से ईशान्य की तरफ खुलते हैं, या भगवान का मंदिर ईशान्य की तरफ होता है। जैसे आप जिस रूम में बैठे हो वो वाला कोना ईशान्य, वो कोना ईशान्य है, क्योंकि मेरे तरफ आगे की डायरेक्शन है ईस्ट, सूरज उधर से आता है, पीछे वेस्ट है, इधर है साउथ, इधर आंध्र प्रदेश, इधर तमिलनाडु की तरफ जाएंगे, इधर है भोपाल नॉर्थ की तरफ। तो वो जो कोना है वो है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में घर के टॉयलेट्स वगैरह वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं बनते, वो भगवान की प्लेस मानी जाती है। और जनरली घर के दरवाजे गांव में वगैरह बनते हैं तो ईस्ट फेसिंग जनरली या नॉर्थ फेसिंग ही बनाते हैं। उससे रीजन ये होता है कि सुबह की पहली किरण घर के अंदर आती है तो अच्छा पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं वो किरणें। शाम के वक्त में अगर घर में धूप आती है तो चिड़चिड़ पैदा करती है। तो ये वास्तुशास्त्र, ये भी एक अपने आप में साइंस है। तो अपनी भाषा में जानबूझ के इसको बता रहा हूं मैं आपको कि अपने लोग कितने साइंटिफिक थे, क्योंकि अपने वो पाश्चिमात्य, पश्चिम, उनकी इससे क्या समझता, नॉर्थ ईस्ट। गरीबों के पास कुछ था नहीं, नॉर्थ और ईस्ट जोड़ दिया, नॉर्थ ईस्ट। अपने लोगों ने उसको अच्छे से साइंटिफिक नाम दिए, ईशान्य। ये वाली साउथ ईस्ट, मराठी में आग्नेय, आग। घर के चूल्हे, किचन आग्नेय दिशा में होते हैं, तो चूल्हा उस दिशा में बनाया जाए इसलिए उसको आग्नेय, ऐसा कुछ वास्तुशास्त्र में था। उसके बाद ये वाला अंग्रेजी में नॉर्थ वेस्ट, वायव्य, जहां से वायु का आदान प्रदान हो घर के। शायद, मुझे वास्तुशास्त्र उतना नहीं मालूम, शायद मुझे ऐसा लगता है कि टॉयलेट्स जो होते हैं घर के वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाते हैं उस साइड में बनाते होंगे, मुझे उतना नहीं मालूम। बट नाम जो था वायु से वो शब्द बना वायव्य, मराठी में और हिंदी में। तो साउथ वेस्ट नैऋत्य, नैऋत्य का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो अपनी भाषा, अपनी ये नॉलेज, अपने लोगों का, अपने जो एंसेस्टर्स थे ये बहुत साइंटिफिक थे, इनको बहुत सारी चीजें मालूम थी। ऐसा नहीं था कि हम पीछे थे। वो 150 साल वो लूट के चले गए, उसके पहले 150 साल और कोई लूट के चले गए। इसके वजह से अपना देश सही में सोने की चिड़िया था और हमें वापस से बनाना है। और ये बनाना है अगर सोने की चिड़िया, जब तक एजुकेशन के बिना ये संभव नहीं है। इजराइल जैसा छोटा सा देश कितना सा है, अभी आपने वॉर के वक्त देखा होगा, गाजा पट्टी इतनी सी है, ये है। डरता है किसी से? नहीं डरता है। क्यों? वेपन्स ऐसे ऐसे बना के रखे हैं
आपने जब देखा कि उनके ऊपर मिसाइल दागे जाते हैं तो ऊपर प्रोटेक्शन कवर है ना, उनके वो ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पानी नहीं है उस देश में बराबर से, समुद्र का पानी फिल्टर करके पूरी जनता को पिला देते हैं। टेक्नोलॉजी में कितने आगे है। अगर हमें दुनिया में राज करना है तो टेक्नोलॉजी में हम आगे होना बहुत जरूरी है, वो चाहे मेडिकल साइंसेस हो या इंजीनियरिंग साइंसेस हो। और इसीलिए दो तीन लोग इसको ये कर सकते हैं, एक कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और एक साइंस वाले, मतलब अल्फ्रेड नोबेल एक्सपेरिमेंट करते करते इतना बर्बाद हो गया था कि अल्फ्रेड नोबेल बहुत से देशों से बाइकॉट था। पता है आपको? पता है? उसने जहां पे भी गया वहां पे एक्सप्लोजन कर दिया नोबेल ने। उसका भाई खुद का उस एक्सप्लोजन में मर गया। वो डायनामाइट बनाना चाह रहा था, एक्सप्लोजिव बनाना चाह रहा था। वो एक्सप्लोजिव एक्सपेरिमेंट करते करते उसने इतने लैब उड़ाए, वो भी खुद मरते हुए बचा है। हर देश ने बैन कर दिया था उसको, ये हमारे देश में नहीं दिखना। आखिरी में उसने वो सक्सीड हो गया। सक्सीड होने के बाद रास्ते बनाने हैं, कैसे टनल बनानी है, बीच में पहाड़ी आ गई, बारूद से उड़ा देते आजकल। उसने जो पेटेंट किया, उस पेटेंट के उसको इतने पैसे मिले, वो भिखारी हो गया था। इतने पैसे मिले कि उस पैसे से उसको ये लगा कि मेरी रिसर्च का बाद में बहुत मिसयूज हो सकता है, इसलिए फिर उसने नोबेल प्राइज चालू किए। उसने इतने पैसे जमा करके चला गया वो कि उसका जो सिर्फ बैच आता है, बैच का कुछ हिस्सा वो प्राइज मनी करके, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन शांति, क्योंकि शांति भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने जो रिसर्च किया उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो शांति के लिए जो काम करता है, नोबेल पीस प्राइज वो दिया गया। और अमाउंट्स मालूम है आपको? आज दिए जाने वाले सभी अमाउंट्स में नोबेल प्राइज का अमाउंट सबसे ज्यादा है। वो टैंक भर गया, उधर डिस्टर्ब नहीं होना है। वो एक बैच का कुछ प्रतिशत हिस्सा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी और उसको कितना रिसर्च उसके पेटेंट से मिला होगा। आदमी अच्छा था, उसने वो ह्यूमैनिटीज में काम आने इसलिए वो पैसा बैंक में जमा करके चला गया। जाके कितने तो भी साल हो गए, उसने 86 करोड़ में चड्डी बनाने वालों को लाके नहीं नचाया, बराबर ना? 85 या 86 करोड़ में चड्डी बनाने वाले आ गए और नाच रहे। मेरे को तो बहुत लगा ही नहीं, अरे भिखारी कैसे पहुंच गए इधर शादी में। मैं तो यही सोच रहा था। हाँ, तुम्हें मालूम है वो चड्डी बनाने वाला है कि नहीं? मालूम है ना? हाँ, सही है ना? उसने ह्यूमैनिटीज के लिए काम किया, इसलिए कितनी तो भी जनरेशन चलेगी, नोबेल आज तक लोगों को याद है। उसके पास भी पैसा था। तो अभी आपका पैसा आप कैसे खर्च करते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आपका पैसा है। कुछ लोग भिखारी चड्डी बनाने वाले बुला लेते हैं, ऐसी पैंट दिख रही है 86 करोड़, बराबर। और कुछ लोग उसका सदुपयोग करते हैं। तो देखिए अभी यहां पे यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या हो गया? टाइम हो गया आधे 1 मिनट में। यहां पे यूनिट वेक्टर लिखना है। यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आई भी पॉजिटिव आएगा, जे भी पॉजिटिव आएगा, तो ये आई कैप। आप जाओ ना बेटा, आपको क्लास है उधर। आई कैप प्लस जे कैप दोनों पॉजिटिव है। तो बट ये क्या यूनिट वेक्टर है क्या? नहीं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1। तो यूनिट वेक्टर कब मिलेगा? अगर मुझे आई कैप प्लस जे कैप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका ax है 1, ay भी है 1, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब ये आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर ax का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है आई का, जे का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो फॉर्मूला क्या था? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो आपका यूनिट वेक्टर क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या बनता है? यूनिट वेक्टर। चलो आधे मिनट में खत्म कर रहा हूं। तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये क्या है? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। ये क्या होगा? जे पॉजिटिव और इधर आई नेगेटिव, तो यहां पे यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? आई नेगेटिव प्लस जे पॉजिटिव जे कैप, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? रूट 2। रूट 2 से डिवाइड करूंगा तभी यूनिट वेक्टर मिलेगा। अगर मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है तो साउथ वेस्ट में आई भी नेगेटिव जे भी नेगेटिव, तो ये माइनस आई माइनस जे डिवाइडेड बाय रूट 2, और ये आई
माइनस जे डिवाइडेड बाय √2, बस इतना बना लीजिए या फोटो खींच लीजिए और चले जाइए। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। कल नहीं, मंडे, कल तो संडे है, मंडे मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।